गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल है? क्या हाल है? सब ठीक है? यस यस सर। यस सर। चलो, सीधे शुरुआत कर देते हैं चैप्टर की। चैप्टर का सेकंड पार्ट है ना? टाइम पास नहीं करेंगे। यस सर। सो सर हाँ बेटा, बोलिए, जल्दी बोलिए। सर मेरा सर आज मेरा स्कूल में वाइवा है तो सर 4:30 में सर लीव कर जाना पड़ेगा सर। ठीक है बेटा, चलो शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। कहाँ था मैं? हाँ, तो वर्क पावर एनर्जी का सेकंड पार्ट पढ़ रहे थे हम लोग। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट में जो पढ़ा है उसको एकदम शॉर्ट में फटाक से रिवाइज करेंगे। क्या क्या पढ़ा था अपन ने? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसमें अलग अलग एंगल्स के साथ देखा था, है ना? सो हमने क्या देखा? दिस इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, या फिर फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? बट ये कब तक वैलिड, कब तक आप अप्लाई कर पाओगे? जब तक आपका फोर्स कांस्टेंट है। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं हुआ तो आपका फॉर्मूला आप डायरेक्टली वाला अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है? दूसरी चीज क्या पड़ी थी? अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं हो तो वर्क डन कैसे निकलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर से। हमने फ्रिक्शन वाले केस में देखा था कि हमारा जो आंसर है वो सीधे, मतलब क्या क्या नाम है, क्लोज लूप में भी हमारा वर्क डन जीरो नहीं हुआ था, राइट? याद है कि नहीं याद है? यस सर। यस सर। ऐसे मूव करके लेके गए थे वापस अपनी जगह पे ले आए थे बॉक्स को, तो फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो नहीं हुआ था, ठीक है? तीसरा, इसी को हम लोग क्या लिखेंगे? एक्चुअली क्या लिखेंगे? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। इसको इंटीग्रेट करके हमारा आंसर आता है। फिर हमने क्या दिखा था यहाँ पे? हमने देखा था वर्क डन बाय स्प्रिंग निकाला था, राइट? कितना आया था याद है? अगर हम एक्सटेंशन को जीरो से एक्स लेके जाते हैं तो वर्क डन कितना आया था? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। और हमने यहीं पे देखा था पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी स्प्रिंग की? हाफ के एक्स स्क्वायर। इसके अलावा बाकी जो भी चीज़ें थे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, वो सब हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे क्लास 9 तक, राइट? यस सर। चलो, तो ये इतना पार्ट आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था। कुछ क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चंस हमने ठीक ठाक किए थे, है ना? सो अब हम अगले पार्ट में बढ़ते हैं जिसका नाम, तो अगले पार्ट में सबसे पहले बात अगले पार्ट में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? वर्क डन के बारे में कुछ खास बातें, ठीक है? सो नेक्स्ट टॉपिक इज सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वर्क। सर आप रिकॉर्डिंग ऑन किया है? हाँ, कर दिया बेटा। सबसे पहला मुद्दा, सबसे पहला पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। वर्क डन इज डिफाइंड फॉर an interval of time or displacement. There is nothing called instantaneous work, ठीक है? ध्यान दीजिएगा बेटा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। तो इंस्टेंटेनियस वर्क कैसे होगा बताइए? हम्म डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक टाइम इंटरवल में होता है, राइट? यस सर। यस सर। सो वर्क भी हमेशा एक टाइम इंटरवल में होगा या फिर एक डिस्प्लेसमेंट के लिए डिफाइन होगा। देर इज नथिंग कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वर्क जस्ट लाइक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ओके? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जैसे होता है ना, उस तरीके से इस इंस्टेंट का वर्क कितना है ऐसा कुछ चीज डिफाइंड नहीं होता, ठीक है बेटा? यस सर, फॉर सम टाइम इंटरवल। हाँ, एक मतलब फाइनाइट इंटरवल के लिए डिफाइंड होगा वर्क डन, ठीक है बेटा? चलो अगला पॉइंट।
for a particular displacement, work done is independent of speed, velocity, acceleration और टाइम टेकन। अगर फोर्स वही है, डिस्प्लेसमेंट उतना ही है, तो डिस्प्लेसमेंट कम टाइम में हुआ, ज़्यादा टाइम में हुआ, ज़्यादा एक्सेलरेशन से हुआ, कम एक्सेलरेशन से हुआ, कोई मतलब नहीं है वर्क डन को। वर्क डन वही रहेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके बेटा, अगला पॉइंट, व्हेन सेवरल फोर्सेस एक्ट, मतलब एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है, ठीक है। वर्क डन बाय अ फोर्स इज independent of other forces। ओके, एक और पॉइंट लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम, है कि नहीं है? फोर्स रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है क्या? नहीं करता, ठीक है। कोई भी एक फोर्स, मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, क्या वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है? नहीं करता। किसी भी रेफरेंस फ्रेम में चले जाओ, ग्रेविटेशनल फोर्स mg रहेगा, राइट? यस सर। Yes, sir. तो उसका वर्क डन डिपेंड करेगा क्या रेफरेंस फ्रेम पे? No, sir. देखते हैं। बट डिस्प्लेसमेंट डज, डिस्प्लेसमेंट तो डिपेंड करेगा ना, आया ना? Yes, sir. सो therefore work done by a force depends on reference frame। समझ में आई बात? Yes, sir. बहुत ही बेसिक से मुद्दे लिखे हैं मैंने, एकदम बेसिक से पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, ठीक है। और भी पॉइंट्स लिखे जा सकते थे, पर वो फिर थोड़े आगे वाले टॉपिक्स के हो जाते। पर ये बहुत ही बेसिक पॉइंट्स लिखे हैं, जिसको आपको एकदम अच्छे से दिल में आपको बसा होना चाहिए। अगर बोले लिस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वर्क, तो ये पॉइंट्स नहीं लिखोगे आप। आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपको ये सारे पॉइंट्स रट के रखने हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, क्योंकि इसके अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ सकते हैं, ठीक है। बट द थिंग इज कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि इंस्टेंटेनियस वर्क नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, टाइम पे डिपेंड नहीं करता वर्क डन, ठीक है। और अगर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो हर एक फोर्स का जो वर्क डन होगा वो दूसरे फोर्सेस से इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है बेटा। और Yes. लास्ट में जो पॉइंट लिखा है काफी इंपॉर्टेंट है कि वर्क डन जो है ना, वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है, ठीक है। वर्क डन रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करता है, इवन दो फोर्स रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता, वर्क डन रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करता है। क्या कह रहा था? इवन दो फोर्स रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता, वर्क डन रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत? No, sir. इम्पोर्टेंट है ये, इम्पोर्टेंट। चलो आगे बढ़े। ये Yes, जैसे sir. वो लास्ट टाइम में क्या लिखा है सर?
मैंने लिखा है फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम बट डिस्प्लेसमेंट डज डिपेंड ऑन इट, मतलब रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है। देयरफॉर वर्क डन बाय अ फोर्स डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। सर डिस्प्लेसमेंट कैसे डिपेंड करेगा सर? वेलोसिटी डिपेंड करती है यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगा। यस सर। रेफरेंस फ्रेम पे पोजीशन डिपेंड करता है। अरे मोशन की डेफिनेशन में तो बताया यस था, सर। है ना। रेफरेंस फ्रेम पे सब कुछ ही पोजीशन डिपेंड करता है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, सब कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। एग्जाम्पल लिखेंगे। एन इलास्टिक बॉल is thrown an elastic ball is thrown towards a rigid wall। ठीक है, the work done by the normal force on ball during time of collision is। आपको नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बतानी, आपको सिर्फ ये बताना है कि ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा या कांट बी डिटरमाइंड होगा। बताइए। सर पॉजिटिव। कैसे? है ना। Yes, sir. देखो, इसको हमने वेलोसिटी यू से फेंका, ये दीवार से टकराई, दीवार ने इस पर नॉर्मल फोर्स लगाया, नॉर्मल फोर्स कितना वर्क करेगा वो बताना है। तो जवाब है सर, जब नॉर्मल फोर्स लग रहा था उस वक्त बॉल थोड़ा डिस्प्लेस हो रही थी क्या? No, sir. नो सर। खत्म, है ना। Yes, sir. समझ में आ गई बात? समझ में आया? यस सर। वर्क डन बाय normal reaction when a person climbs up the stairs is।
अगेन पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा? क्या होगा बताइए? इसका डिस्प्लेसमेंट कितना किधर होगा? आदमी का इधर होगा, Yes, sir. और नॉर्मल किधर लगेगा? ऊपर। दोनों के बीच में एंगल कैसा बना? एक्यूट की ऑब्ट्यूज? ऑब्टयूज। एक्यूट बनाना बेटा। एक्यूट है ना? Yes, sir. यस सर। तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? Sir, positive. ये गलत है। करेक्ट आंसर है कि वर्क डन विल बी जीरो। नेगेटिव। जीरो। Sir, normal पर वैसे नहीं करना sir. देखो, नॉर्मल फोर्स जिसके ऊपर एक्ट कर रहा है, जिस पैर के ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो पैर तो मूव ही नहीं कर रहा। ये आदमी ऊपर जा रहा है, पर जिस जगह पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है, क्या नॉर्मल फोर्स डिस्प्लेस हो रहा है? आगे ध्यान दीजिएगा। हो सकता है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगे, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो। ऐसा हो सकता है कि एक ही ऑब्जेक्ट जो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो, उसका एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो, एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कम हो। तो आप लिखोगे वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट किस पॉइंट का है? किस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट लिखना है? Point of contact. डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है ना, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट लिखना है। या फिर सिंपली इसको क्या लिख सकते हो सिंपल भाषा में? डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स है, ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक है? सर और एक बार एक्सप्लेन कर देंगे? इसके पैरों पे फोर्स लग रहा है, चढ़ते वक्त हमेशा देखिए, मान लीजिए ये ऊपर चढ़ता है, एक स्टेप ऊपर चढ़ता है, तो इसका ये वाला पैर जैसे ही मूव करेगा N1 तो खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना? यस सर। सिर्फ N2 एक्ट कर रहा होगा। इसकी पूरी बॉडी मूव करेगी, पर ये वाला पैर तो मूव करेगा ही नहीं ना। ये फुट मूव करेगा क्या इसका? नो सर। तो जो पॉइंट मूव ही नहीं कर रहा है उस पॉइंट पे फोर्स लगा, राइट? इसलिए वर्क डन जीरो हुआ। फोर्स जहां लग रहा है वो जिस ऑब्जेक्ट, फोर्स किस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है? उसके फुट पे लग रहा है। फुट का डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। तो वर्क डन कितना होगा? जीरो। समझ में आई बात? यस सर। भाई ऊपर जाते वक्त वर्क कौन करता है? आप करते हो, नॉर्मल फोर्स नहीं करता। ओके, यस सर। समझ में आई बात? Yes. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का क्योंकि कोई, या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल रहा हूँ, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए वर्क डन जीरो होगा। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है ना, वर्क डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस पॉइंट का है? इसके सर का लूँ, इसके हाथ का लूँ कि इसके पैर का लूँ? पैर का। पैर का। तो उस जवाब ये है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा उस पॉइंट का लिया जाता है जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा होता है, या सिंपली फोर्स का डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है। ठीक है, एक ही बात है ना, ये कहो या चाहे ये कहो, राइट? यस सर। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स होता है।
नाउ दिस फॉर्मूला मेक्स मोर सेंस टू मी कि भैया फोर्स को ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करके क्या मिला, है ना। फोर्स को उसके खुद के डिस्क्रिप्शन से मल्टीप्लाई करोगे तब ना कुछ ज्यादा अच्छी, मतलब ज्यादा ऑब्जेक्टिव चीज मिल रही है आपको, परफेक्टली डिफाइंड चीज मिल रही है, हाँ, है ना। यस यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। A sprinter starts to run on a road, on a track. The work done by friction on the sprinter is, क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, बताइए क्या होगा। बताइए। अच्छा मुझे बताइए कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक की काइनेटिक, स्टैटिक लगेगा ना, यस सर क्योंकि फिसल तो रहा नहीं है, दौड़ रहा है। सो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स, दिस मीन्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज नॉट मूविंग, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसके साथ है, ग्राउंड के साथ है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रोड is not moving, right? यस यस सर Which means क्या होगा, नो डिस्प्लेस which means जीरो displacement of point of action of force कितना है, हमेशा जीरो है। which means वर्क डन कितना होगा, जीरो जीरो ठीक है। मुझे बताइए, एक पेंसिल से लिखते हैं ना, तो उस वक्त फ्रिक्शन कितना वर्क करता है, कैसा वर्क करता है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन वाइल राइटिंग, विथ पेंसिल, पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव ये भी जीरो होगा। क्यों, क्योंकि लिखती पेंसिल लिखती कैसी है, उसका जो ग्रेफाइट है वो घिस के वहीं रह जाता है ना, राइट। तो जिस पॉइंट पे फोर्स लगा वो पॉइंट पेपर पे उसी पोजीशन पे रह गया, बाकी की पेंसिल मूव कर रही है ना। तो बॉर्डन कितना हुआ, बताइए। सर बट लिखने का टाइम तो पेन तो फिसलता है। फिसल तो रहा है, पर क्या हो क्या रहा है, सोचो। उसकी जो नोक है जिसके ऊपर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो पॉइंट तो अपनी जगह पे रह जा रहा है ना, यस सर जिसके ऊपर फ्रिक्शन लगा वो तो अपनी जगह पे रह गया, राइट। यस सर समझ में आ रही बात। यस सर वरना भी इंक एक जगह रहता है मतलब दैट्स लाइक कि आपका एक व्हील, एक बात हो, एक व्हील रोल कर रहा है, बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट पर है जब गाड़ी चल रही है, तो है ना, स्लिप नहीं हो रहा, तो फ्रिक्शन जो इस पर वर्क करेगा वो कितना होगा, जीरो होगा, मानते हैं इस चीज को। यस सर ना इमेजिन दिस कि व्हील के ऊपर मैंने एक रिबन लगा रखा था, रिबन यहां से खुलना शुरू कर देता है और यहां जाके यहां तक पूरा खुल जाता है, उस केस में फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन कितना होगा, रिबन पे जीरो ही होगा ना। इफेक्टिवली सेम ही सिचुएशन है ना भाई, यस सर वही हाल वहां पे भी हो रहा है, क्योंकि जो जिस भी पॉइंट पे फ्रिक्शन लग रहा है वो पॉइंट नहीं रह जा रहा है, राइट। यस सर यस सर
हालांकि दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, बट दोनों सिचुएशन में थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन दोनों केस में वर्क डन 0 है। जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन लग रहा है वो वाला पॉइंट क्योंकि वहीं रह जा रहा है, वो वाला पार्टिकल वहीं रह जा रहा है, जिस पार्टिकल पे फ्रिक्शन लग रहा है, वर्क डन तो हो ही नहीं रहा। ठीक है, आगे बढ़े। तो एक पॉइंट हमने यहाँ पे नया सीखा क्या, कि वर्क डन में जो फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसका है? तो सर वो पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का है। जिस पार्टिकल पे, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है ना, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है, या सिंपली कहना चाहिए वो डिस्प्लेसमेंट फोर्स का है, ऑब्जेक्ट का नहीं है। ठीक है बेटा, यस सर। समझ में आई बात? यस सर। चलो फिर अगला टॉपिक, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, सर ये क्या होता है? तो देखो, कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन लिखते हैं, नॉन कंजर्वेटिव अपने आप हो जाएगा, है ना। अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन करने जाएं तो हम क्या लिखेंगे? इफ वर्क डन बाय अ फोर्स does not depend on path but only on initial and final position. Initial and final position, the force is called कंजर्वेटिव। ओके बेटा, जिस फोर्स के द्वारा किया गया वर्कडन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, उसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। तो सर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? सर जो पाथ पे डिपेंड करे। जिस फोर्स का वर्क पाथ पे डिपेंड करे। ठीक है, वर्क डन by these forces depends not only on initial and final position but also on path taken। ठीक है, यस सर। जिस फोर्स का वर्क पाथ के ऊपर डिपेंड करता है वो नॉन कंजर्वेटिव है, जिसका पाथ से इंडिपेंडेंट है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है बेटा, यस सर। यस सर। चलो तो डिफरेंस लिख लेते हैं दोनों के बीच में। बढ़ो आगे। सर एक मिनट। यस सर। यस सर। चलो, सर एक मिनट।
Good. हो गया? Yes, sir. Okay. सो लेट्स स्टार्ट विथ द डिफरेंसेस. एक तरफ लिखेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस, दूसरी तरफ लिखेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. देखो भाई, सबसे पहला पॉइंट, कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं? जिनमें वर्क डन आपका पाथ Independent. इंडिपेंडेंट. ओके. और नॉन कंजर्वेटिव कौन से होते हैं? वर्क जो डन इज पाथ पे डिपेंडेंट. वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट. ओके. दूसरा पॉइंट, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप इक्वल्स टू 0. राउंड ट्रिप का मतलब घूम फिर के अपनी जगह पे वापस आ गए, तो ऐसे में कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कितना होगा? 0 होगा. क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है. डिस्प्लेसमेंट 0 होने का एक और तरीका है क्या? पार्टिकल मूव ही नहीं करे. राइट? और पार्टिकल मूव नहीं करे वो एक पाथ हो गया. उस एक पाथ से अगर वर्क डन 0 हो गया तो दूसरे किसी पाथ से वर्क डन 0 ही होगा. ओके बेटा? यस सर. इसमें क्या होगा? Yes. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप Not equal to. नहीं, नीड नॉट टू बी 0. 0 हो सकता है किसी किसी केस में, पर हमेशा 0 हो ये जरूरी नहीं है. हर एक पाथ पे 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है बेटा? ओके. Yes, sir. कंजर्वेटिव फोर्स इज सेंट्रल इन नेचर. ठीक है. सेंट्रल का मतलब क्या हुआ? सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है? सेंट्रल फोर्स अपने आप में एक ठीक ठाक सा टॉपिक है जो आपके इनफैक्ट 11th-12th में है भी नहीं, बट इतना लिखा रहता है सेंट्रल इन नेचर. मतलब ये होता है कि फोर्स डिपेंड्स, ये साइड में लिखना, मैं मेरे पास साइड में रफ में लिखना. ठीक है? सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है? फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन द relative position of objects. ठीक है? समझ में आई बात? सेंट्रल फोर्स किसको कहते हैं? अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स है वो सिर्फ दोनों की रिलेटिव पोजीशन पे डिपेंड करता है. मतलब बॉडी ए की पोजीशन और बॉडी 2 की जो पोजीशन है सिर्फ उन दोनों की पोजीशन पे डिपेंड करता है और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, तो फोर्स क्या कहलाता है? सेंट्रल कहलाता है. हालांकि सेंट्रल में एक और बहुत खास बात है कि अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके बीच में जो सेंट्रल फोर्स होगा ना. हाँ सर मैं लीव कर जाऊँ सर? ठीक है वाइवा बेटा. स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है बेटा. इन दोनों के बीच का जो सेंट्रल फोर्स है ना, वो हमेशा दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग ही एक्ट करेगा. ठीक है? समझ में आ रही बात? Yes. तो ये दो बेसिक चीजें होती हैं सेंट्रल फोर्स की. सो कंजर्वेटिव फोर्सेस हमेशा सेंट्रल होते हैं, जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का सेंट्रल होना जरूरी नहीं है. नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जनरली डिपेंड ऑन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. अब मैं जनरली लिख रहा हूँ बेटा, जनरली डिपेंड ऑन, तो हमेशा हो जरूरी नहीं है. वेलोसिटी एंड आर रिटार्डिंग इन नेचर.
हमने जनरली लिखा बेटा, ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा, जनरली ऐसा होता है कि जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं वो वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं और नेचर में थोड़े रिटार्डिंग नेचर के होते हैं। ठीक है बेटा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, कॉपी कर लिया ना यस इसे। सर। ये रफ Yes, में, sir. ये रफ में कॉपी करने के लिए बोला था, यहाँ पे नहीं था, डिफरेंस में नहीं था। अगला, द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज वैलिड। इस केस में, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ही नहीं है। अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ठीक से हमें मालूम नहीं है, बट पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइन होता है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है बेटा, सर इसमें कोई केस नहीं है ना? मैं जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे तब बताऊंगा, बट पोटेंशियल एनर्जी पर ही डिपेंड, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के हिसाब से डिफाइंड होता है। जैसे आप लोगों ने कौन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है, जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी ना बेटा, हमेशा देखिएगा फोर्स से रिलेटेड होगी, और वो सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी, जिस भी फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी हो रही होगी ना, वो सारे के सारे फोर्सेस क्या होंगे, कंजर्वेटिव होंगे। कौन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी जानते हो आप लोग, बोलिए। सर ग्रेविटेशनल तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, और कौन सा जानते हो, सर स्प्रिंग। तो स्प्रिंग का फोर्स भी कंजर्वेटिव है, यहाँ से डायरेक्टली बता सकते हो। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़े। कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है, दैट वर्क डन इज कंप्लीटली रिकवरेबल। मतलब अगर आपने कोई एनर्जी खर्च करके वर्क किया है अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स उस एनर्जी को स्टोर करके रखता है एज पोटेंशियल एनर्जी, और आप उस एनर्जी को वापस से वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है बेटा, जबकि सर ये पॉइंट एक नॉन, और सर हाँ सर ये पॉइंट एक और बार समझा दें। बेटा आगे पढ़ेंगे ना, टॉपिक तो समझ में आएगा थोड़ा सा, अभी ये यहाँ पर बस लिख लो, लेकिन फिर भी ओके। एक बार सुन लो कि वो लिखने से पहले मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करता हूँ, तो कंजर्वेटिव फोर्स उस वर्क को लूज नहीं करता, बल्कि उसको पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और मैं उस पोटेंशियल एनर्जी से दोबारा से अपना वर्क वापस ले सकता हूँ। मतलब वर्क डन जो मैंने खर्च किया, जो भी वर्क मैंने खर्च किया है, वापस से रिकवर कर सकता हूँ। जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन किया जाएगा हमारे द्वारा, दैट वर्क डन इज नॉट कंप्लीटली रिकवरेबल, कुछ ना कुछ उसका लॉस जरूर होगा। ओके, यस सर। अगला है, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, ग्रेविटेशन, स्प्रिंग फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, एंड मेनी मोर, जहां जहां हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर पा रहे हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स, कुछ और भी हैं जो आपको जनरली लगता है कि कंजर्वेटिव होने चाहिए, कि उसमें सर एनर्जी का लॉस कहाँ हो रहा है, बट कुछ और भी हैं, टेंशन, नॉर्मल, ये भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है। ठीक है बेटा, आपने पढ़ा क्या टेंशन पोटेंशियल एनर्जी, पढ़ा क्या, नो सर। तो ये सब क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है। आप बोलोगे सर नॉर्मल फोर्स एक्ट करता है तो साउंड कहाँ आता है, कहाँ पे एनर्जी का लॉस हो रहा है, कोई एग्जांपल सोच सकते हो जिसमें नॉर्मल फोर्स में साउंड आ रहा है और एनर्जी का लॉस हो रहा है, बताइए। मतलब मैकेनिकल एनर्जी का लॉस सर हुआ जब है, ब्लैक बोर्ड पे कोई बहुत जोर से लिखता है तो बहुत जोर का आवाज वो तो आता फ्रिक्शन,
कोलिजन, जब कोलिजन सोचो, कोलिजन, दो बॉल्स कोलाइड कर रही, साउंड आती है, यस सर, एनर्जी का लॉस होगा कि नहीं होगा? यस आगे बढ़े। यस सर। तो फिर से एग्जांपल, एक फिगर बनाऊंगा मैं, फिगर शोज वर्क डन बाय अ फोर्स along different paths, determine whether the force is conservative or non conservative। ठीक है, डायग्राम कैसा है देख लो। बताइए, तीन अलग अलग पाथ्स का वर्क डन गिवन है इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी। आपको बताना है ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। बोलिए। सर नॉन कंजर्वेटिव। हम्म, क्या है? नॉन कंजर्वेटिव। कैसे? देखो भाई सर, अगर मैं ये वाला पाथ देखूं तो देखिए, इस क्लोज पाथ में वर्क डन कितना हुआ, बी से ए फिर ए से वापस बी, कितना वर्क डन बताइए तो? 60 माइनस 60 जीरो हो गया ना क्लोज लूप में बात, क्लोज लूप में वर्क डन। तो कंजर्वेटिव हुआ कि नॉन कंजर्वेटिव हुआ? हम्म, सर कंजर्वेटिव। अच्छा, लेकिन सर अगर मैं ये वाला लूप कंसिडर कर लूं तो कितना हो रहा है? सर 120। तो कंजर्वेटिव हुआ कि नॉन कंजर्वेटिव? सर इस केस में नॉन कंजर्वेटिव। तो इस केस में कंजर्वेटिव, इस केस में नॉन कंजर्वेटिव, ऐसा नहीं होता, ध्यान दीजिए। कंजर्वेटिव फोर्स होना ना अपने आप में एक क्वालिफिकेशन है, ठीक है। आप सारे एग्जाम में पास करोगे तभी आपको बोर्ड एग्जाम में पास माना जाएगा, हर एक सब्जेक्ट को पास करना पड़ेगा, राइट? आया ना? यस सर।
अगर आपने 1000 एग्जाम्पल्स देखे जिसमें पॉइंट ए से बी जाने में जो वर्क डन हो रहा है वो सेम है, और 1001वां एग्जाम्पल ऐसा देख लिया जिसमें अलग है, तो क्या बोलोगे? सर वो नॉन कंजर्वेटिव वो फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा। बिल्कुल उसी हिसाब से ये भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके, सर और ये भी पता लगा के देख सकते कि तीन जो पार्ट है, तीनों पार्ट का अगर सेम वर्क डन होता तब ध्यान दो, कंजर्वेटिव। ध्यान दो। ए से बी जाने में इस पाथ के लॉन्ग 60 जूल वर्क हुआ, इस पाथ के लॉन्ग -60 जूल वर्क हुआ। दो पाथ अलग अलग, दो पाथ ऐसे मिल गए ना जिसमें इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है और वर्क डन अलग अलग है। आगे सोचने की जरूरत नहीं है, वो नॉन यस। कंजर्वेटिव हो चुका है। ठीक है, जो आदमी जीवन में एक बार झूठ बोल दे ना वो झूठा है। समझ में आई बात? जो आदमी जीवन में एक बार झूठ बोल दे वो झूठा। समझ में आया? यस सर। लेकिन आप अगर 1000 बार सच बोले और एक बार झूठ बोले तब भी आप झूठे ही रहोगे। ठीक है, यस सर। उसी हिसाब सर से तो नॉन। उसी हिसाब से एक एग्जांपल मिल गया नॉन कंजर्वेटिव का, तो ये नॉन कंजर्वेटिव है। समझ में आ गई बात? यस सर। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? सर मतलब कंजर्वेटिव फोर्स ढूंढने में थोड़ा मुश्किल होती है क्योंकि इसमें मल्टीपल केस देखते हाँ, अब देखो, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सर अगर ऐसा दे दिया जाता कि अगर एग्जाम्पल ये होता तो मैं क्या बोलता? कंजर्वेटिव बोलता कि नहीं बोलता? मेरे पास तीन पाथ हैं, तीनों पाथ में वर्क डन सेम है, तो क्या मैं बोलता? मैं क्या बताता, कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव? बताइए। हैं। सर फिर आगे चेक करते हैं। हम आंसर नहीं दे सकते इस केस में कि कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। अभी तक हमें कोई एविडेंस नहीं मिला है कि नॉन कंजर्वेटिव है, पर अभी तक सर्टेनिटी के साथ प्रूफ भी नहीं हुआ कि ये कंजर्वेटिव है, क्योंकि हमने यस। सारे पॉसिबल पाथ्स नहीं देखे, हमने सिर्फ कुछ पाथ्स देखे, है ना? समझ में आई बात? यस सर। अगर हर पॉसिबल पाथ्स का वर्क डन सेम है दो पॉइंट्स के बीच में, तब हम कह सकते हैं कि हाँ भैया फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव, राइट? सॉरी, फोर्स कंजर्वेटिव, राइट? हर एक पॉसिबल पाथ से अगर वर्क डन यस। सेम आ रहा है तो कंजर्वेटिव बोल सकते हैं, राइट? समझ में आया कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव में डिफरेंस? हम्म, कॉपी हो गया सबका? यस सर कॉपी हो। तो अब कुछ ट्रू एंड फॉल्स है। पहला, इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन along two different paths will always be different. True or false? सर फॉल्स। ये फॉल्स है। कुछ पाथ्स में वर्क डन सेम हो सकता है ना? अगला, यस। इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन along two different paths may be different. True or false? सर ट्रू। मे बी ट्रू है, ठीक है?
in case of non-conservative force, work done along all possible paths cannot be same. True या false? सर फॉल्स। देखो भाई, ये क्या बोल रहा है, सारे पॉसिबल पाथ में वर्क डन सेम नहीं हो सकता है कंजर्वेटिव फोर्स में। बिल्कुल सही बात, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हर एक पॉसिबल पाथ का वर्क सेम है तो फोर्स तो कंजर्वेटिव हो गया ना बाय डेफिनेशन। नॉन कंजर्वेटिव में सब सेम नहीं हो सकता, इसलिए क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ओके, ओके सर। कॉपी हो गया। Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। फिर एग्जाम्पल है, डिटरमाइन whether the following forces are conservative or not। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दूंगा, आपको बताना है, बताइए वो फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं या नहीं है। पहला है F वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। दूसरा है F वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप। और तीसरा है F वेक्टर इज इक्वल टू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। एक एक करके पता लगाते हैं, सॉल्व करें। यस सर। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, F वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। जितना हमने पढ़ा है उसी चीज़ का गणित में इस्तेमाल करते हुए, उसी चीज़ के साथ मैथ्स का यूज़ करते हुए हम लोग पता लगाने की कोशिश करेंगे कि बताओ ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं। ठीक है, तो देखो फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं है ये पता लगाने का मेरे पास एक ही तरीका है, क्या कि किसी भी दो रैंडम पॉइंट्स को अगर मैं ले लेता हूं तो उन दोनों रैंडम पॉइंट्स के बीच में हर पाथ का वर्क डन सेम होना चाहिए, है ना। यस सर। तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैंने दो रैंडम पॉइंट्स ले लिए, एक है x1 y1 और दूसरा है x2 y2। मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाऊंगा और देखूंगा कि मैं मेरा वर्क डन जो है वो उसमें उसको कैलकुलेट करने के लिए पाथ की जरूरत पड़ रही है मुझे कि नहीं पड़ रही। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। तो हमने बोला ये मेरा फोर्स है, मैंने बोला इसका मतलब ये हो गया कि डी डब्ल्यू कितना होगा, तो डी डब्ल्यू तो हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। हम ऑलरेडी जानते हैं इस चीज को, है ना। यस सर। ये हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ रखा है, वर्क ऑफ एनर्जी का ये सेकंड पार्ट चल रहा है, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ रखा है। दिस इंप्लाइज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स कितना है एक्स प्लस एफ वाई कितना है वाई।
इंटीग्रेट कर देता हूँ, x इज इक्वल टू x1 और y इज इक्वल टू y1 पे वर्क डन 0 था, x इज इक्वल टू x2 और y इज इक्वल टू y2 पे मुझे वर्क डन w निकालना है, राइट। सो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से इंटीग्रेट करके, w इज इक्वल टू क्या मिला, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बाय 2 प्लस y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाय 2, यही ना मिला। यस सर। ये जो आंसर आ रहा है ये सिर्फ x1 x2 y1 y2 के टर्म्स में आ गया, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट्स के यहाँ से पता चल गया मुझे वर्क डन, है ना। यस सर। सो मैं इसके बारे में बोल सकता हूँ, इट ओनली डिपेंड्स ऑन x1 y1 and x2 y2, राइट, दैट इज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, है ना। यस सर। तो क्योंकि वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए आपका फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव भाई, है ना। यस सर। सेकंड को ट्राई करें एक बार, इसको कॉपी कर लो फटाफट। सर ये फोर्स कंजर्वेटिव क्यों हो रहा है, एक बार बोल दीजिए। मेरा जो वर्क डन, मैंने 2 पॉइंट्स लिए x1 y1 x2 y2, जनरल पॉइंट्स हैं दोनों, है ना। यस सर। मैंने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने का वर्क कैलकुलेट किया प्रॉपर मेथड से, मेरा जो आंसर आया उसमें सिर्फ इनिशियल पॉइंट्स और फाइनल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स यूज हो रहे हैं, है ना। यस सर। मतलब मेरा वर्क डन सिर्फ इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, रास्ते में क्या उससे मतलब नहीं वर्क डन को। यस सर। तो मतलब पाथ इंडिपेंडेंट है, यस सर। मतलब कैसा है, कंजर्वेटिव। यस सर। ठीक है। समझ में आया। यस सर। हालांकि इसका एक बहुत छोटा मेथड एक और है, वैसे वो सिलेबस में नहीं है पर हम सीख लेंगे बाद में, अभी नहीं, 12th क्लास में सिखाऊंगा, ठीक है। वही मैं चाहता हूँ ये वाला मेथड आपके दिमाग में सेट हो कि हाँ भैया वर्क डन का मतलब कंजर्वेटिव का मीनिंग क्या होता है, वहां से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जो दूसरा वाला मेथड है वो 2 लाइन का है, इनफैक्ट ओरल है इस इन क्वेश्चंस के लिए। आगे बढ़े। यस सर। तो सेकंड फोर्स ट्राई कर रहा हूं मैं, नेक्स्ट पेज पे। एफ वेक्टर आपने मेरे को दे दिया है सर, एक्स आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप। इसका मतलब हम बोलेंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई, है ना। यस सर। दिस इंप्लाइज डी डब्ल्यू का जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, x1 से लेकर x2 तक, x1 पे वर्क डन 0 है, यहाँ वर्क डन w है, प्लस इंटीग्रेशन एक्स वाई डी वाई, वाई कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, y1 से लेकर y2 तक, राइट। यस। सो दिस मीन्स आपका ये जो वर्क आया दैट इज इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बाय 2। ये तो भैया बहुत अच्छे से आ गया, इंडिपेंडेंट हो गया रास्ते के। पर इधर देखिए, मुझे एक्स वाई का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, है ना। मुझे अभी तो समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं ऐसे डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, एक्स वाई डी वाई y1 से y2 तक, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो अपने पता चला ये तो हमको पता चल चुका है, पर ये वाला जो पोर्शन है ये वाला जो पोर्शन है इसको पता लगाने के लिए टू डिटरमाइन दिस वी नीड
वी नीड x in terms of y, है ना, Yes, sir. a relation between x and y, right? Yes, sir. That is equation of trajectory, है ना. Yes, sir. जब तक आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी या पाथ नहीं पता होगी तब तक आप वर्क डन निकाल नहीं सकते हो, है ना. Yes, sir. फोर्स क्या है? नॉन कंजर्वेटिव. समझ में आई बात? सर हाँ बेटा. सर बट इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी तो प्रोजेक्टाइल के लिए यूज होता था. यार ट्रेजेक्टरी का मतलब पाथ होता है, प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वो होती है. ओके सर. प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी उस पाथ की इक्वेशन हमें मालूम है, किसी और पाथ की इक्वेशन कुछ और होगी. ट्रेजेक्टरी का मतलब पाथ होता है. समझ में आ रहा है? फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है कैसे पता लगाते हैं? Yes, sir. चलो आगे बढ़े. यस सर. थर्ड पार्ट क्या कह रहा था? फोर्स कितना है बेटा? Sir, y I cap plus x j cap. दिस मीन्स आपका डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा? सर हो जाएगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई. दिस मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, एक्स कहाँ से कहाँ तक? x1 से x2 तक, प्लस इंटीग्रेशन x डी वाई, वाई कहाँ से कहाँ तक? y1 से लेकर y2 तक, राइट? है ना. Yes, sir. यस सर. क्या ये डिटरमाइन कर सकते हो? No, sir. कब तक पता नहीं लगा सकते? जब तक y और x के बीच रिलेशन नहीं पता है. क्या ये पता लगा सकते हो? No, sir. तो कैसा फोर्स है? Non-conservative. है ना. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? No, sir. नो सर. ये गलत है. ध्यान दीजिए, मैं ये पता नहीं लगा सकता, मैं ये पता नहीं लगा सकता, पर कभी ऐसा हो सकता है ना कि ए के पास 50 रुपए से जितने कम हैं बी के पास 50 रुपए से उतने ही ज़्यादा हैं, तो ए और बी को मिला के टोटल कितने हैं? 100. ये नहीं पता, ये नहीं पता, पर ये पता है ना. Yes, sir. हो सकता है वैसी कोई हरकत यहाँ पे हो रही हो, राइट? हाउ डू यू नो कि ये नहीं निकाल सकता? मुझे मालूम है, मैं ये भी नहीं निकाल सकता क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन करूंगा कैसे? आई डोंट नो. देयर इज मतलब y का जैसे जैसे मैं x का रिलेशन चेंज करता रहूंगा ऑब्वियसली इंटीग्रेशन अलग अलग आता रहेगा, है ना. यहाँ पर भी वही बात है, x की वैल्यू जैसे जैसे x और y के बीच में जैसे जैसे रिलेशन चेंज करता रहूंगा अलग अलग आंसर मुझे मिलता रहेगा. पर दोनों का सम भी नहीं मालूम है, ये हम इस बारे में हम श्योर नहीं सकते बिकॉज वी नो मैथ्स में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं. आती कि नहीं आती ऐसी प्रॉब्लम्स? Yes, sir. यस सर. सो इसलिए मैंने बोला मैं यहाँ से कुछ और करने वाला हूँ, और ये मैं ऑलरेडी लास्ट बार करा चुका हूँ आपको. करवाया था. यस सर. फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू Yes, sir. डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, है ना. Yes. यस सर. दिस इंप्लाइज वर्क डन कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन डी एक्स वाई, एक्स और वाई कहाँ से कहाँ तक? x1 y1 से लेकर x2, X, Y. दैट इज इक्वल टू x2 y2 माइनस x1
y1 सॉल्व कर लिया ना आपने, मतलब क्या है, कंजर्वेटिव। समझ में आई बात? और इसी वजह से हम लोग अगर इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिए तो कंजर्वेटिव प्रूव कर दिया, अच्छी बात है। पर अगर इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर पाए तो क्या हमने प्रूव कर दिया कि नॉन कंजर्वेटिव है? नहीं, वो तो हमारे ऊपर लिमिटेशन है, राइट? हो सकता है मेरे से नहीं हो रहा क्वेश्चन, है ना? यस ये वाला मेथड वहीं पे जाके मार खाता है कि भैया यू कैन नेवर बी श्योर कि हाँ भैया फोर्स सच में नॉन कंजर्वेटिव है या नहीं है। इसके लिए हमारे पास दूसरा मेथड है, पर मैंने जैसा जैसा कि आपको बताया, मैं दूसरा मेथड आपको क्लास 12 में बताऊंगा, ठीक है? बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस मेथड फर्स्ट। दूसरे मेथड का मैं सिर्फ बता दूंगा, बट ऐसे ऐसे करोगे पता चल जाएगा क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, ये मैं बात नहीं करूंगा उसमें, ठीक है? सिर्फ बताऊंगा देखो ऐसे करके अगर ये होता है तो कंजर्वेटिव, वो होता है तो नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है? रीजन के बारे में उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो रीजन, वो मेथड और वो रीजन पूरा का पूरा कॉलेज लेवल पर है। फिर आज पूरा जल्दी सो सकते हैं क्योंकि अभी स्कूल में भाई बहन चल रही है। क्या बेटा? पूरा जल्दी आज सो सकते हैं, स्कूल में वाइवा हो रहा है ना, तो प्रिपेयर करना है। सर आज का टॉपिक अगर हो जाए तो उसके बाद छोड़ दीजिए। ठीक है बेटा, ऐसे तो सर ये चीज़ आप पिछला वाला के लिए क्यों नहीं किए सर? हाँ, अब आप बोलोगे सर पिछले वाले में भी तो हमें ऐसा कुछ ट्राई करना चाहिए था, राइट? लेकिन पिछले वाले अच्छा। में मैं क्या किया ना, दो चीज़ों का सम था जिसमें से एक मैं डिटरमाइन कर चुका हूँ, राइट? यस सर। दूसरा मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता, आई एम श्योर अबाउट दैट, तो सम भी डिटरमाइन नहीं कर सकता। यहाँ क्या है, दोनों अननोन्स है, दोनों अननोन का सम हो सकता है नोन, है ना? यस सर। पर अगर एक नोन है और एक अननोन है तो दोनों का सम भी अननोन ही होगा, है ना? सर, यहाँ पे थोड़ा मैथ भी अच्छा से लगाना। तो देखो वैसे इस तरीके के एग्जाम्पल ज़्यादा आपको मिलेंगे नहीं, बट हाँ ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है? देखो इतना डिफिकल्ट आपको मिलेगा नहीं, अभी चिंता मत करो, परेशान मत हो कि आपको ऐसा लगेगा कि सर कैसे करेंगे। थिंग इज मैं, नहीं सर, हाँ अगर देखो बात समझो, अगर उस तरीके की डिफिकल्ट चीज़ें आपको क्लास 11 में पूछी जा रही होती कहीं भी किसी भी एग्जाम्स में, तो मैं आपको बता देता, पर मुझे मालूम है कहीं नहीं पूछेंगे। क्लास 12 में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है ना चैप्टर, उसमें फिर से हम लोग वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के बारे में बहुत डिटेल में बात करते हैं फिर से। तब मैं उसके बाद आपके एग्जाम में और अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे इसी इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो उस वक्त मैं उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ, ठीक है बेटा? यस सर। इनफैक्ट मैं ही नहीं, हर टीचर यही करता है, नहीं तो फालतू में 11th क्लास में टाइम पास होगा। नहीं तो सर, हम लोग का स्कूल में भी कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कॉज है सर, बताया था। वो तो बताए होंगे, लेकिन वो दूसरा वाला मेथड नहीं बताए होंगे, इतना मैं श्योर हूँ, मतलब पता, सॉरी बोलूँगा नहीं वैसी चीज़ें, पर मोस्ट प्रोबेबली पता नहीं होंगी टीचर्स को। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। एग्जाम्पल है, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स वेक्टर फ्रॉम O to C for above examples if paths are given below। देखो इधर x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, ये O है, ये C है, C के कोऑर्डिनेट्स है 2,2। O से C जाने के आपको तीन पाथ गिवन है, एक तो है स्ट्रेट पाथ,
इसको मैंने कह दिया पाथ नंबर 1। एक है ऐसा पाथ, इसको मैंने कह दिया पाथ नंबर 2, और एक है ऐसा पाथ, इसको मैंने कह दिया पाथ नंबर 3। ठीक है, तो देखो कंजर्वेटिव फोर्स वाला जो फर्स्ट और थर्ड था वो तो अपन आराम से सॉल्व कर लेंगे। बस हमें x1 y1 की वैल्यू 0,0 डालनी है, x2 y2 की वैल्यू 2,2 डालनी है ना। पिछले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन थे ना, 1 2 3, राइट? है यस ना। सर। सो Yes, sir. फर्स्ट और थर्ड का आंसर तो तुरंत आ जाएगा, करके देख ले। Yes, sir. फर्स्ट पार्ट में क्या था, वर्क डन वाज x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बाय 2 प्लस y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाय 2, यही था ना। यस दैट Yes, इज sir. इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 0, 4/2 2 प्लस 4/2 2, 4 जूल्स, है ना। थर्ड केस तो और भी आसान था, क्या था, x2 y2 माइनस x1 y1, दैट इज इक्वल टू 4 जूल। अरे बहुत बड़ी बात है, किस्मत से दोनों का आंसर सेम आ गया। बट ये मत बोलना कि दोनों का आंसर, सारे कंजर्वेटिव फोर्स से आंसर सेम आता है, वो गलत बात है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? बचा सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट के लिए ना, जो आपका फोर्स कितना था, एक्स आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप, यही था ना, आया ना। Yes, sir. यस सर। क्योंकि ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इसमें मेरे को अलग अलग पाथ से अलग अलग वर्क डन मिलेगा। तो मेरे पास कितने क्वेश्चन है, सिर्फ इस सेकंड पार्ट में 3 क्वेश्चन है ना, है ना। Yes, sir. तो इसका मैं पाथ नंबर 1 ट्राई कर। पाथ नंबर 1 क्या है, इसमें सिंपली y इज इक्वल टू एक्स है, राइट। Yes, sir. सो मैं यहां लिखूंगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सॉरी वर्क डन इज इक्वल टू, डी डब्ल्यू क्यों जा रहा हूं, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स वाई डी वाई। एक्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 तक, y कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 तक। दैट इज इक्वल टू, ये तो हो गया 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर बाय 2 प्लस, यहां पर देखिए क्या करूंगा मैं, यहां पर मैं इस इक्वेशन का यूज करूंगा, y इज इक्वल टू एक्स, अदरवाइज इसको सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। Now because I know the path y is equal to x, I will substitute the value Yes, of sir. x as y. So it will be equal to y square dy 0 से लेकर 2, that is equal to, ये कितना हो गया, ये तो 2 हो गया, प्लस इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, y क्यूब बाय 3, तो 2 क्यूब बाय 3 माइनस 0 क्यूब बाय 3, 2 क्यूब बाय 3, दैट इज इक्वल टू 14/3 जूल्स। ये हो गया पाथ 1। कोई दिक्कत? No, sir. कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। ओके, कॉपी कर लो, फिर सेकंड पार्ट, पाथ नंबर 2 सॉल्व करूंगा, पाथ नंबर 3 आप लोग खुद से ट्राई कर लेंगे फिर, ठीक है। ये 0,2 है। कॉपी हो गया? Yes, sir. यस सर। सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं। सेकंड पार्ट कैसा था, यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, राइट, है ना। Yes, sir. और तो हम लिखेंगे सर डी डब्ल्यू तो अभी भी कितना है, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, दैट इज इक्वल टू एफ एक्स कितना, एक्स था, एफ वाई कितना, एक्स वाई था, एक्स वाई डी वाई। दिस मीन्स वर्क डन कितना हो गया,
एक्स डी एक्स को इंडिकेट करेंगे, लेकिन आपका पाथ चेंज हो रहा है ना, पहले ऐसा है बाद में ऐसा है, राइट। एक ही Yes. इक्वेशन नहीं है। यहाँ पाथ की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 0, यहाँ पाथ की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 2, यस और नो। Yes, sir. यस सर। सो वर्क डन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, इंटीग्रेशन x dx, x पहले कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से लेकर 2 तक जा रहा है, प्लस उसके बाद 2 से लेकर 2 तक फिर से जा रहा है, राइट, है ना। यस सर। राइट, या x इक्वल टू 2 हो चुका है ना, और यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, राइट, तो यहाँ पर 2 dx है, जो 2 से 2 तक वेरी कर रहा है, ओके, कोई दिक्कत। प्लस इंटीग्रेशन यहां से यहां तक क्या है, y इज इक्वल टू 0 है, तो यहां पर मेरे को 0 dy का इंटीग्रेशन करना है, कहां से कहां तक, y इज इक्वल टू 0 से लेकर y इज इक्वल टू 0 तक, किसी भी तरीके से कर लो आंसर 0 आने वाला, राइट। Yes. प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, मेरे को यहां से यहां क्या करना है, x की वैल्यू 2 डालनी है इस इक्वेशन में, 2y dy, और y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर 2 तक, राइट। Yes. सो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर बाय 2, यहाँ 0 यहाँ 0, प्लस ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6 जूल्स। आंसर समझ में आया। सर ये थर्ड स्टेप में आप लिखे ना कि सर 2 to 2 dx इंटीग्रेशन। देखो इस इक्वेशन की पाथ, इस पाथ की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर इस x की जगह 2 डालूंगा मैं, ठीक है। ओके सर। अगर आप x की जगह x भी रहने देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग बात है, क्योंकि 0 आना था दोनों केस में, पर यस सर। पाथ की इक्वेशन आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट करोगे, ओके बेटा। यस सर। सो आप देख सकते हो पाथ नंबर 1 और पाथ नंबर 2 का वर्क डन अलग अलग है ना, यहाँ पे कितना आया था 14/3, यहाँ कितना आया 6, तो क्योंकि दोनों पाथ का वर्क डन अलग अलग, हमें दो पाथ ऐसे मिल गए जिसका वर्क डन अलग अलग है, नाउ आई कैन बी वेरी वेरी सर्टेन कि हाँ भैया वर्क जो फोर्स है कैसा है, फोर्स कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव है। थर्ड पाथ खुद से ट्राई कर लोगे, Yes, sir. यस सर। तो खुद से ट्राई कर लो, मैं इसके आगे कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, खुद से ट्राई करके मुझे आंसर बता दो, मैं बस आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। Okay.